जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के भारत के भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर यानी कृषि से संबंधित सवालों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों कृषि से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS प्री में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थायी कृषि पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है। पहला कथन है दोस्तों कि अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन है दोस्तों, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट कथन है दोस्तों, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्च बनाने यानी मल्चिंग की प्रथा अस्थायी कृषि से काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। तो यह बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और फी यानी कि बी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रकृति के साधनों का बिना दुरुपयोग या प्रदूषित किए अधिकतम उपयोग करने वाली कृषि की विधि को अस्थायी कृषि कहा जा सकता है। इसमें मृदा, जल और प्राकृतिक रूप से निर्मित खाद और उसके संरक्षण के लिए क्रॉप रोटेशन, ब्लीचिंग विधि के तहत मिट्टी को ढकना आदि अपनाकर कृषि की जाती है। अतः कथन 1, 2 और 4 सत्य है। यह विधि शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी प्रभावकारी है। अतः 3 जो है दोस्तों असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पहला कथन है पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान की बीजों का नम्र मृदा में सीधे रोपण संभव है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। और मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी 1, 2 और जो 3 दिया गया कथन दोस्तों वह बिल्कुल सही है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों कि शून्य जुताई अर्थात खेत की जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ हैं। फसल लागत में कमी, पिछली फसल के अवशेष को खेत में छोड़ दिया जाता है जिससे वह सड़कर खाद बनता है। इससे उर्वरक उपभोग में भी कमी आती है। धान की नर्सरी बनाए के बजाय सीधे बुआई से समय और श्रम की भी बचत होती है। फसलों द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है जिससे वायुमंडल से कार्बन पृथक्करण होता रहता है दोस्तों। तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। तो दोस्तों याद रखना है, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों हमारा रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। तो यह भी जो बात है दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों, तीसरा कथन है पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। तो यह भी सही है दोस्तों। और रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1, 3 और 4 बिल्कुल सही हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो फर्टिगेशन क्या होता है दोस्तों, तो जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई की विधि को फर्टिगेशन कहा जाता है दोस्तों। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। विधि से जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता का नियंत्रण किया जा सकता है। घुले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग दोगुनी मात्रा अवशोषित होती है। इससे रासायनिक पोषणों के निक्षालन में भी कमी आती है। फर्टिगेशन विधि द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनी, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है। रॉक फॉस्फेट या फास्फोरस के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं है इस विधि द्वारा प्रयोग के उपयुक्त नहीं है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पद्धति को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? तो फसल विविधीकरण जो है दोस्तों पारितंत्र अनुकूल है, यह बात सही है। सिंब आधिक्य यानी लिगुमी इंटेंसिफिकेशन जो है दोस्तों यह भी पारितंत्र अनुकूली है, यह भी बात सही है। और टेंसियोमीटर का प्रयोग भी जो है दोस्तों पारितंत्र अनुकूली है, यह भी सही है। और ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल जो फार्मिंग होता है दोस्तों यह भी पारितंत्र के अनुकूल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो दोस्तों भारत में पारितंत्र अनुकूल कृषि में विकल्पगत सभी विधियों को अपनाया जा रहा है। इसमें सिंब आधिक्य यानी दलहनी फसलों की अधिकता से प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। टेंसियोमीटर फसल सिंचाई की जरूरत को बताता है, जिससे नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ती है और जल की भी बचत भी होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो याद रखना है दोस्तों MS रंधावा ने जो है दोस्तों भारतीय कृषि का इतिहास लिखा है। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ऐसे सवालों को ध्यान में रखना है आपको कि भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो MS रंधावा ने लिखा है। तो भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक MS रंधावा द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम है मोहिंदर सिंह रंधावा। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन है, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, यह बात बिल्कुल गलत है। सेकंड है दोस्तों, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया, यह भी बात जो है दोस्तों कथन बिल्कुल गलत है। और तीसरा है दोस्तों, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है, तो यह भी बात बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बीपीएससी देने जा रहे हैं तो ऐसे फैक्ट्स अक्सर पूछ लिया जाता है बीपीएससी के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे कि भारत की योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया है, अतः कथन जो है एक गलत है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख यानी उल्टा दिया गया था दोस्तों कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में विभाजित किया है, अतः कथन 2 भी क्या है दोस्तों गलत है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश का विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में है, जबकि पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का आच्छादन यानी कवरेज लद्दाख के संपूर्ण क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में है, अतः कथन 3 भी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है, तो याद रखना है दोस्तों देश में इकोलॉजिकल क्षेत्र कितना है? तो 20 है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? डी। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या है, तो कितनी है दोस्तों? तो 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पी सेन गुप्ता और जी सादुस्युक जो कि 1968 में है दोस्तों, ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है? तो उन्होंने दोस्तों भारत को 60 लघु कृषि प्रदेशों में भारत को बांटा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना भारत सरकार ने 1968 में डॉक्टर पी सेन गुप्ता और रशियन भूगोलवेत्ता डॉक्टर गलीना सदास्युक के अध्ययन पर आधारित एक प्रबंध प्रकाशित किया, जिसमें भारत को 60 लघु यानी माइक्रो कृषि क्षेत्रों में क्या किया गया है दोस्तों? बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, तो यह बात बिल्कुल जो है दोस्तों सही है। और कारण इसका दिया गया है कि इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, तो यह बात बिल्कुल जो है दोस्तों यह भी बात जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बी।
तो ध्यान रखना है दोस्तों कि भारत के शुष्क क्षेत्र में सिंचाई आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई जा सकती है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल्य है, परंतु वह निर्वाह प्रकृति की है। अतः कथन एक और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े या विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाधाएं हैं दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों इसमें क्या बाधाएं हैं। तो ध्यान रखना है कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। फिर है दोस्तों, निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, यह भी बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है, तो यह बात बिल्कुल क्या है दोस्तों सही है, जबकि 1 और 2 जो कथन दिया गया दोस्तों वह गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल बी। चूंकि राष्ट्रीय बीज नीति 2002 अस्तित्व में, अतः कथन एक असत्य है। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र की बीजी कंपनियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियां सामान्यतः निम्न परिमाण और उच्च मूल्य वाले बीजों के उत्पादन में ही संलग्न है, जिससे कुछ चुने हुए कृषकों की आवश्यकता ही पूरी हो पाती है। गुणवत्ता वाले बीज के संबंध में मांग पूर्ति अंतराल है, अतः कथन 3 जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देश में जो है दोस्तों प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। बीपीएससी अगर देने जा रहे हो तो ऐसे सवाल पूछा जाता है बीपीएससी में कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1960 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर यानी उत्तराखंड, तत्काल उस समय कहां पर था दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी कहां पर है तो उत्तराखंड में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है तो कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना GBPAU पंतनगर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी दोस्तों, तो 1960 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि खदानों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो याद रखना है दोस्तों, उनका जो आर्द्रता अंश है कटाई के समय कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, तो खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के अनुसार खदानों के सुरक्षित भंडारण के समय लगभग 14% तक ही सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी नेट बुआई क्षेत्र कितना है 47%, वन कितना है दोस्तों 23% और अन्य क्षेत्र कितना है दोस्तों तो 30% है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे सवाल को। तो अब तो डाटा भी बढ़ गया होगा क्योंकि ये 2010 का क्वेश्चन है। तो वर्ष 2009-10 के आंकड़ों के आधार पर भारत में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है दोस्तों, तो 45.27% है। वन कितना है तो 23.28% है तथा अन्य क्षेत्र लगभग कितना है दोस्तों तो 31.45% है। इस प्रकार सन्निकट विकल्प जो है दोस्तों डी भूमि उपयोग वर्गीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। 2016-17 के कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है दोस्तों, तो 45.22% है। वन क्षेत्र कितना हो गया तो 23.36% है और अन्य क्षेत्र कितना है दोस्तों तो 31.42%। नेक्स्ट है दोस्तों, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से किसको उगाने से है दोस्तों, तो याद रखेंगे विभिन्न मौसमों पर 2 फसलों को उगाने से है दोस्तों युग्म पैदावार का आशय। तो युग्म पैदावार का आशय क्या है, तो विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने से है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए।
तो कृषि में युग्म पैदावार यानी डबल क्रॉपिंग का आशा है कि एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना। उदाहरण स्वरूप इसके अंतर्गत चावल और मक्का की मुख्य फसलों से पहले बसंत जौ, शीतकालीन गेहूं और आलू की फसल लगाकर, याद रखना है दोस्तों, आलू की फसल लगाकर अनाज की एक अतिरिक्त फसल के उत्पादन की अनुमति देता है। इस रूप में विकल्प ए जो है दोस्तों सही आंसर है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो याद रखना है दोस्तों, मिश्रित खेती किसे कहा जाता है? तो पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? मिश्रित खेती कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तो मिश्रित खेती से तात्पर्य है कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देना है। सबसे पहला तो यह VBI सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे, जिससे खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। नेक्स्ट है दोस्तों, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। तो मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित है दोस्तों? तो कई तरह की फसल उगाना तथा पशुपालन भी करना जो है दोस्तों वो क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, समानांतर फसल का एक उदाहरण है। तो याद रखना है दोस्तों, गेहूं और जो सरसों है वह समानांतर फसल उसे कहा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो समानांतर फसल के अंतर्गत दो भिन्न विकास प्रवृत्ति वाले फसलें शामिल होती हैं। इनके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है और दोनों फसलों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है दोस्तों? बी। गेहूं तथा सरसों जो है समानांतर फसलों के उदाहरण है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न राज्यों में खाली स्थान को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। तो याद रखना है दोस्तों, सिक्किम में जो है, सिक्किम राज्य को छोड़कर जितने भी यहां पर विकल्प दिए गए हैं दोस्तों उसमें कृषि भूमि का जो प्रतिशत है अधिक है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा है। इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी कम भाग ही कृषि कार्य हेतु क्या है दोस्तों? उपलब्ध है। नेक्स्ट है, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है दोस्तों? तो याद रखेंगे, बड़े खेतों की जो प्रधानता है दोस्तों वह भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो भारतीय कृषि प्रकृति पर अधिक निर्भर है। यहाँ फसलों की विविधता तो है परंतु अधिकांश फसलों में उत्पादकता का स्तर निम्न है। यहाँ पर बड़े खेतों की तुलना में सीमांत भूमि जोतों की अधिकता है यानी प्रधानता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। तो याद रखना है दोस्तों, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, यह बात सही है। जोत का छोटा आकार, यह भी सही है दोस्तों। और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, यह भी जो है दोस्तों भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो भारत की आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार देश की आबादी का 49% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता था, जबकि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश का लगभग 54.6% कार्यबल कृषि एवं संबंध क्षेत्र में संलग्न है दोस्तों। वर्ष 2020-21 के पीई यानी वर्तमान कीमतों में देश के GVA में इसकी हिस्सेदारी 20.2% है। इससे स्पष्ट है कि कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं। उत्तराधिकार के आधार पर निरंतर विभाजन से कृषि जोतों का आकार भारत में लगातार छोटा होता जा रहा है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक भी भारतीय कृषि की एक प्रमुख समस्या है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, कथन दिया गया और कारण इसका दिया गया। तो कथन बोल रहा है दोस्तों कि पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, सही है कथन। कारण दिया गया कि इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। तो जो है दोस्तों कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन जो कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजार उन्मुख रूप ग्रहण करते जा रही है। भारतीय खेती के वैज्ञानिक खेती का रूप धारण करने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
परंतु हरित क्रांति का लाभ आज तक जो भी दर्शाया जाता रहा है उसमें हरित क्रांति के कारण होने वाले सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षति को शामिल नहीं किया जाता है। अतः दोनों अलग अलग तथ्य है। ये दोनों तथ्य सत्य भी हैं, लेकिन ये एक दूसरे तथ्य की स्पष्ट व्याख्या नहीं है दोस्तों। अतः इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो विकल्प बी होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो दोस्तों याद रखना है, सहकारी जो कृषि है वह भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, जबकि जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी और भू जोत का छोटा आकार वह भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या है दोस्तों, एक कारण है। तो जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी और भू जोतों का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण है, जबकि सहकारी कृषि कृषि के विकास का एक साधन है। इसके तहत छोटे छोटे किसान संयुक्त रूप से कृषि कार्य करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में संकार्य यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है। तो चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है स्थित है दोस्तों, तो राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में से भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में था। वर्तमान स्थिति यानी कृषि सन गणना 2015-16 चरण 2 के अनुसार देश में कुल 157.82 मिलियन हेक्टेयर परिचालित क्षेत्र यानी ऑपरेटेड एरिया में सर्वाधिक योगदान राजस्थान का है। इसके पश्चात किसका है दोस्तों, क्रमशः महाराष्ट्र का है एवं उसके बाद किसका है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का है। जबकि देश के क्रियाशील जोतों यानी ऑपरेशनल होल्डिंग में सर्वाधिक जोतों की संख्या किसके पास है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के पास है। और दूसरे नंबर पर किसका स्थान है, तो बिहार का स्थान है। तो बिहार का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये जो सवाल है दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में कृषि को समझा जाता है। तो भारत में कृषि को जो है दोस्तों जीविकोपार्जन का एक साधन समझा जाता है दोस्तों कृषि को। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। तो यही सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ए ही सही है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना है कि प्रश्न काल के दौरान भारत में दालों की खेती के अंतर्गत केवल 12.7% यानी 2011-12 का डाटा है दोस्तों। 2011-12 में कितना था ये, तो 16.1% है। भाग को ही सिंचाई सुविधा का लाभ मिल रहा था। शेष यानी 83.9% भाग वर्षा द्वारा पोषित था। अतः कथन एक लगभग सही है। पिछले 2 दशकों में दालों की खेती को देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि उस समय दालों की खेती के अंतर्गत जहां 246.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था, वहीं वर्ष 2004-05 में यह घटकर कितना हो गया दोस्तों, तो 227.6 हो गया था दोस्तों। और वर्ष 2018-19 में यह कितना था, तो 29.03 मिलियन हेक्टेयर लाख हेक्टेयर ही रह गया। अतः यह कहना कि कुल क्षेत्रों में दालों का भाग दुगना हो गया है गलत है। विश्व में कुल क्षेत्रों में होने वाली चावल की कृषि का लगभग 29% भारत में ही किया जा रहा है दोस्तों, याद रखेंगे। अतः कथन सी गलत है। वर्ष 2020 में FAO में विश्व में शीर्ष 10 चावल उत्पादक देशों में चावल की कृषि का लगभग 23.56% भारत में ही किया जा रहा है दोस्तों। भारत में खेती के कुल क्षेत्र में से लगभग 27.7% भाग पर चावल की कृषि की जा रही थी, न कि 34% भाग पर। अतः कथन जो है डी भी गलत है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में से लगभग 34.88% भाग पर चावल की कृषि की जा रही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है दोस्तों कि वर्तमान में कितने सकल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर लगभग चावल की कृषि की जा रही है दोस्तों। तो याद रखेंगे 34.88%, राइट आंसर है दोस्तों।
नेक्स्ट है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, तो कौन है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश है, और दूसरे नंबर पर है दोस्तों कौन? तो आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो यहां पर दिया गया डाटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो याद रखना है दोस्तों, लोबिया में जो है दोस्तों उसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है दोस्तों। हरी खाद वाली ये फसल है लोबिया, इसका नाम है दोस्तों बोड़ा। तो हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोड़ा यानी लोबिया में 0.49% पाई जाती है। हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुक्त भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। ढैंचा में 0.42%, सनई में 0.43% तथा गवार में कितना होता है दोस्तों? तो 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, नई सुधारी गई ऊसड़ में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है, तो कौन सा है दोस्तों? तो लोबिया, जिसको बोड़ा भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है, सही है। खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए भी किया जाता है और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु भी संतुलित उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों तमिलनाडु तट में जो है दोस्तों दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय भाग, गुजरात का सूरत क्षेत्र तथा महाराष्ट्र का कोल्हापुर और सतना क्षेत्र है। अतः विकल्प जो बी है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है, तो सबसे संपन्न राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वह है उत्तर प्रदेश। तो पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है दोस्तों? तो अपना जो है यूपी है इसमें आगे। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो याद रखना है दोस्तों, ठेकेदारी कृषि को लागू करने में कौन सा राज्य हमारे देश में अग्रणी है? तो उसका नाम है दोस्तों पंजाब। पंजाब जो है दोस्तों ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। नेक्स्ट है दोस्तों, हरित खेती में सन्निहित है, तो हरित खेती में सन्निहित क्या है दोस्तों? तो समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ये सभी के सभी हरित खेती में क्या है दोस्तों? तो सन्निहित हैं। तो हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सन्निहित है। हरित खेती वास्तव में संरक्षण कृषि है। हाल के दिनों में शब्द हरित खेती विशेष रूप से चीन द्वारा उपयोग में लाया गया। भारत में हरित खेती के विषय में उपर्युक्त धारणा का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? तो दोस्तों याद रखना है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन जो है दोस्तों यह इसकी सही व्याख्या नहीं है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार द्वारा वर्ष 1991 में की गई। तब से लेकर आज तक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच, नकदी फसलों पर अत्यधिक बल, आय समानता असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती आदि शामिल है। वैश्वीकरण के तहत बड़े किसानों को अधिक लाभ होता है जबकि छोटे किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाता। जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता, अतः विकल्प ए की व्याख्या जो है दोस्तों असत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना यानी सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना इसका सही एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि बीज ग्राम संकल्पना यानी सीड विलेज कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य एक समान विचारों वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे कि वे अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सकें, जिससे स्वयं की तथा साथ ही किसानों की बीजों की जरूरतों को उचित समय और सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। दोस्तों नेक्स्ट है एक मार्ग है। तो एक मार्ग क्या है दोस्तों? तो याद रखना है गुणवत्ता गारंटी की मोहर होता है दोस्तों एक मार्ग। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो एक मार्ग केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद यानी ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करता है। सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। तो याद रखेंगे दोस्तों 1 हेक्टेयर से कम। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। यहाँ दिया गया है दोस्तों, देख लेंगे। बीपीएससी का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है दोस्तों? तो 1 हेक्टेयर से कम। छोटी जोत का आकार कितना है? तो 1 से 2 हेक्टेयर है दोस्तों। अर्ध मध्यम जोत का आकार कितना है? तो 2 से 4 हेक्टेयर है दोस्तों। मध्यम जोत का आकार कितना है? तो 4 से 10 हेक्टेयर है दोस्तों। और बड़ी जोत का आकार कितना है दोस्तों? तो याद रखना 10 हेक्टेयर से अधिक। नेक्स्ट है भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो कौन कौन सा आता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है सी यानी 2, 4 और 5। तो देख लिया जाए। तो 2 है हमारा दोस्तों न्यूनतम संरक्षण कृषि के अंतर्गत आता है दोस्तों न्यूनतम जोत को अपनाना, यह सही है। और मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का प्रयोग, ये भी सही है दोस्तों। और 5वां है दोस्तों स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण यानी फसल आवर्तन को अपनाना, यह बात बिल्कुल सही है। जबकि एक धान कृषि पद्धति का परिहार, यह गलत है। और तीसरा है दोस्तों बागानी फसलों की खेती का परिहार, यह भी बात बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी 2, 4 और केवल 5। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। तो संरक्षण कृषि वह पद्धति है जिसमें कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ व टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वातावरण व जैविक कारकों में संतुलित वृद्धि होती है। इसमें कृषि क्रियाओं उदाहरणार्थ शून्य कर्षण, अति न्यून कर्षण के साथ कृषि रसायनों एवं अकार्बनिक व कार्बनिक स्रोतों का संतुलित व समुचित प्रयोग होता है ताकि कृषि की विभिन्न जैविक क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव न हो। संरक्षित खेती में न्यूनतम जुताई से फसल अवशेष मृदा की सतह पर बने रहते हैं। इससे मृदा क्षरण बहुत कम हो जाता है। सामान्यतः 30% तक फसल अवशेष द्वारा मृदा का ढका रहना अति आवश्यक है। संरक्षित खेती में फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है। सामान्यतः किसान एक ही प्रकार की फसल चक्र कई वर्षों तक अपनाते हैं। जैसे धान गेहूं फसल प्रणाली वर्षों में किसान एक ही खेत में लगा रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति पर सीधा असर पड़ता है। फसल विविधीकरण मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है तथा फसल संबंधित कीटों एवं रोग व्याधि को भी क्या करता है दोस्तों? कम करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।